हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में और रेजिस्टेंस क्या होता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हमारा पहला टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कुछ फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक्सेट्रा, इन्हें हम अगर कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो उस कंडक्टर पर जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या यूं कहिए कि if the physical conditions like temperature, pressure and mechanical strength remains constant, then the current flowing through the conductor will be directly proportional to potential difference applied. Suppose हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। सपोज हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई करा है इसके ऊपर, ये हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है V, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। सपोज कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो A है। अब सपोज इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कितना करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, I। तो स्टूडेंट्स, ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो करंट फ्लो करेगा इसके अंदर वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो ये आता है V इज इक्वल टू I R। यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये R क्या है? ये इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम ये बता देते हैं कि ये जो R है ये फिलहाल कांस्टेंट है। और अगर यहाँ पर हम ग्राफ बनाएं यहाँ पर V और I के बीच में, तो क्योंकि V और I एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तो x एक्सिस पे हम मान लो V ले लेते हैं और y एक्सिस पे I ले लेते हैं, ये ओरिजिन है। तो जो करंट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये V और I का ग्राफ आएगा और ये जो ग्राफ का स्लोप है ये रेजिस्टेंस को शो करेगा। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर इस ओम्स लॉ की डिडक्शन करेंगे, यानी इसका प्रूफ करेंगे। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। आपको पता है वी नो दैट, अभी हमने पिछले वीडियो में एक रिलेशन निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। ये Vd क्या है यहाँ पर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, Vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन m। यानी अगर इस Vd की वैल्यू को हम यहाँ पुट करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए और Vd की वैल्यू पुट कर दो ये वाली माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन m, ये आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, एन ई इंटू ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन m। और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो V बाय डी या V बाय L कर दो, क्योंकि हमने इस कंडक्टर की लेंथ जो है L ली है तो इसको हम L कर देंगे, V बाय L। और अब हम एक काम करेंगे, V को ये इधर देते हैं और I को इधर ले आते हैं इसके नीचे, बाकी सबको इधर ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ML अपॉन ML अपॉन N ई स्क्वायर ए टाउ इंटू I इज इक्वल टू V। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, M क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। L क्या है? कंडक्टर की लेंथ है। जब तक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कंडक्टर की लेंथ भी कांस्टेंट रहेगी। N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। A क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट रहता है। और टाउ क्या है? यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम है और ये
टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हमने शुरू में जब इसकी डेफिनेशन बताई थी ओम्स लॉ की, तो बताया था कि टेम्परेचर हम यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं, तो जो कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट रहेगा। ये पूरी क्वांटिटी ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। और आपको पता है कि जब हम कोई कांस्टेंट क्वांटिटी को हटाते हैं तो वहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है, इसका मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो ये तो था हमारा ओम्स लॉ का प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब यहां पर हमने एक नया टर्म देखा था स्टूडेंट्स, R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। R क्या होता है स्टूडेंट्स? रेजिस्टेंस। अब हम ये आगे देखेंगे इसमें कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस स्टूडेंट्स, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने से प्रोड्यूस होता है। तो जब वो मूव करते हैं तो उनके रास्ते में दो तरह की रुकावटें आती हैं। एक तो रास्ते में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम्स होते हैं, उनकी वजह से जो रुकावटें आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी द ऑब्स्ट्रक्शन posed by the material of the conductor to the flow of electrons is called resistance। तो resistance क्या है? एक it is the obstruction posed by material of the conductor, material of the conductor to the flow of electrons, to the flow of electrons। तो स्टूडेंट्स ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में जो रुकावट आती है। अब यहां पर देखो हमने V इज इक्वल टू आई आर निकाला था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, और यहां से अगर हम रेजिस्टेंस निकालें तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है और इसकी SI यूनिट होती है ओम। इट्स SI यूनिट इज ओम, और इसका सिंबल होता है ओम का, ये इसका सिंबल होता है। अब यहां से अगर आप देखें कि हम इसकी SI यूनिट की डेफिनेशन निकालें तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? हमें इसकी SI यूनिट क्या बताई हमने आपको? ओम्स बताई है। तो उस ओम की हमें यूनिट निकालनी है, 1 ओम की। डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम एज हमें बताया फॉर्मूला निकाला हमने, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब लेट कर लो कि हमने यहां पर जो पोटेंशियल दिया है इसे कितना दिया है? 1 वोल्ट। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट पोटेंशियल देने से इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर। तो इसका मतलब R इज इक्वल टू ये 1 वोल्ट और ये 1 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा? 1 ओम। तो स्टूडेंट्स किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? जब उसके अंदर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। इट मींस द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट ऑन अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसकी डायमेंशन देखेंगे स्टूडेंट्स हम, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस, डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ये हमें फॉर्मूला पता है यहाँ पे। अब V की हमें पहले डायमेंशन निकालनी है, वोल्ट की, पोटेंशियल की डायमेंशन, और करंट की हमें बताइए एम्पेयर होती है, A होती है। तो एज V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और यहां से हम W इज इक्वल टू निकाल लेंगे V इंटू Q। तो यहां पर सॉरी यहां से V की डायमेंशन निकल जाएगी हमारी W। W क्या है? वर्क डन, और वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है? ml2 t-2, ml2
टी माइनस टू और डिवाइडेड बाय चार्ज की क्या होती है ए इंटू टी। तो v की डायमेंशन यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास में ml2 t माइनस थ्री ए माइनस वन, एक ऊपर ले आएंगे माइनस का वन हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा माइनस थ्री हो जाएगा। ये आपने पोटेंशियल की डायमेंशन निकाल ली। अब ये v की डायमेंशन आप यहां पुट कर देंगे, तो इसका मतलब r की डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी ml2 t माइनस थ्री ए माइनस वन डिवाइडेड बाय ए। तो इसका मतलब ये हमारे पास डायमेंशन आएगी ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास में रेजिस्टेंस की डायमेंशन ml2 t माइनस थ्री ए माइनस टू। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने देखा कि रेजिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस वजह से होता है। तो नेक्स्ट हम इसमें करेंगे रेजिस्टेंस का कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। Cause of resistance, cause of resistance। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का क्या कारण होता है? आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर, जैसे मैंने पीछे इसी वीडियो में बताया कि किसी भी कंडक्टर के अंदर दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ इसके अंदर इंप्योरिटी एटम्स होते हैं। और जो करंट प्रोड्यूस होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनके रास्ते में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या इंप्योरिटी आती है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन इंप्योरिटी एटम्स से या फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो उनके रास्ते में जो रुकावटें आती हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होती हैं, उन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द ऑब्स्ट्रक्शन पोज्ड बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये इसका कारण होता है। क्या होता है? जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या उसके अंदर इंप्योरिटी एटम्स तो उनसे टकराते हैं तो वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? तो स्टूडेंट्स अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला निकाला था V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू, या सीधा हम लिख देते हैं I इज इक्वल आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। और ऑल्सो हमने एक फॉर्मूला और निकाला था पीछे, V इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू आई। ये हम पीछे निकाल चुके हैं, इसी डेरिवेशन में पीछे निकालते हुए मिटा दिया है। उसमें हमने निकाला था कि v इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहां से आप देखो ये जो हमारी वैल्यू आई है, ये वाली, ये किसकी जगह पे आई है? ये हमारी इस r की जगह पे आई है। तो r इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। यहां से आप निकाल सकते हैं कि हमारे जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला कौन सा फैक्टर होगा? देखो m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसी भी कंडक्टर के लिए m की वैल्यू सेम होगी 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। l क्या है? कंडक्टर की लेंथ। तो r जो है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ही रेजिस्टेंस कंडक्टर का ज्यादा होगा। जितना कंडक्टर लेंथ में कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। और यहां देखो आप n क्या है?
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये किसी भी कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लो हमारे पास कॉपर है, उसकी करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी, सिल्वर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगी। तो ये दूसरा है हमारा नंबर 2, आर जो है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। दूसरा हो गया ये। तीसरा क्या है यहां पर स्टूडेंट्स, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब उस कंडक्टर की थिकनेस, मोटाई, यानी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कंडक्टर जितना थिक होगा उतने ही इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जितना पतला रेजिस्टेंस कंडक्टर होगा, जितना थिन कंडक्टर होगा, उतना ही रेजिस्टेंस इसका ज्यादा हो जाएगा। फोर्थ है यहां से आप देखिए स्टूडेंट्स, टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे हम टाउ लिखें 1/T यानी 1 टेम्परेचर, तो टी ऊपर आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का, दिस इज ओनली अबाउट कंडक्टर, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कंडक्टर जो है जितना, मतलब मटेरियल जो जितना गुड कंडक्टर होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगा। तो जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके अलावा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर वो डिपेंड करता है। तो इसके अलावा नेक्स्ट हम करेंगे इसमें आप स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी से पहले हम एक और चीज कर लेते हैं यहां पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस यानी टेम्परेचर बढ़ाने से या टेम्परेचर कम करने से किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो हम बात करते हैं गुड कंडक्टर्स की। फॉर कंडक्टर्स, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वाइब्रेशंस और एजिटेशंस होंगे, जिसकी वजह से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं। और जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स टूटेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और साथ साथ वो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ मिलेगी, वो तो तेज मूव करेंगे और जल्दी जल्दी टकराएंगे, और जितने ज्यादा टकराएंगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन हीटिंग। नंबर 2, अब हम बात करते हैं फॉर इंसुलेटर्स। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने से उसकी कंडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलेटर्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी नो इफेक्ट ऑन हीटिंग। अगर स्टूडेंट्स हीटिंग से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते भी हैं तो जो रेजिस्टेंस, जो उसकी रेजिस्टेंस होगा थोड़ा बहुत कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो जनरली हम ये लेके चलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और थर्ड है हमारा सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स
सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो लो टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और उनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम होता चला जाता है, तो वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव कर लगते हैं इवन एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पर भी वो गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन हीटिंग। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, उनकी यूनिट क्या होती है, उनकी डायमेंशंस क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसमें रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट हमने भी देखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एज R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इनको अगर हम कंबाइन करके लिखें एक साथ तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A ही आ जाएगा। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है रो, इस रो को ही हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी एक्चुअली में होती क्या है वो भी हम आगे देखेंगे, रो A बाय L। तो यहां से हम रो निकाल लेंगे, रो इज इक्वल टू R L बाय A, ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। अब यहां से हम रेजिस्टिविटी डिफाइन करेंगे कि रेजिस्टिविटी एक्चुअल में होती क्या है। लेट कर लेते हैं हम कि हमने जो कंडक्टर लिया है उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करें, ये वाली वैल्यूज हम दोनों यहां पर पुट करें तो ये कितना आ जाएगा, इट इंप्लाइज रो इज इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 अपॉन 1, ये 1 हो जाएगा, तो रो इज इक्वल टू R। तो यहां से आप देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां से इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की किसके इक्वल होती है, उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। लेकिन एक कंडीशन इसमें कि जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, इट मींस द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस इफ इट हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी अगर उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो, यानी यूनिट लेंथ हो और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। तो यहां पे हमने इसकी डेफिनेशन निकाली है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहां पे इसकी यूनिट यहां से निकाल सकते हो आप। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, लेंथ की मीटर अपॉन एरिया की मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। तो ये स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अब हम यहां से करेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर की वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। स्टूडेंट्स हमें पता है कि यहां से कि रो इज इक्वल टू R A बाय L, और अभी हमने R का फॉर्मूला निकाला था एज R इज इक्वल टू कितना होता है, ML अपॉन N E स्क्वायर A टाउ। ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो इसका मतलब रो इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ML अपॉन N E स्क्वायर A टाउ इंटू A बाय L, या A से A कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। सो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हुआ, M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला आ गया।
अब यहां से आप देखो m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, ये किसी भी कंडक्टर के लिए सेम रहेगा। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी किसी भी कंडक्टर के लिए सेम रहता है। ये n क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो कि मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ पहला फैक्टर, तो ये है हमारा मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, और रिलैक्सेशन टाइम जो होता है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसका मतलब ये हुआ किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है सिर्फ इन्हीं दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और दूसरा उसका टेम्परेचर। तो यहां से हमने ये निकाला कि रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसमें स्टूडेंट्स करंट डेंसिटी। अच्छा स्टूडेंट, यहां से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ टेम्परेचर पे और मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। तो यहां से हमारा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट कि अगर एक कंडक्टर है, अगर उसकी हम लेंथ को चेंज करके डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर देते हैं या हाफ कर देते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर देते हैं, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि लेंथ और एरिया एक पर्टिकुलर रेशियो में चेंज कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करने से उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ये एग्जाम में हमसे पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी भी कंडक्टर के यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो करता है उसे उस कंडक्टर की करंट डेंसिटी कहते हैं। फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इट्स करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं, J इज इक्वल टू I अपॉन A। और इसको हम अगर I करंट निकालें तो ये J डॉट A होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट के फ्लो की डायरेक्शन में होती है, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होती है। और इसकी यूनिट क्या होगी, यहां से इस वाले फॉर्मूले से SI इट्स यूनिट इज क्या होगी, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, और डिवाइडेड बाय एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AM-2 एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशंस, करंट की डायमेंशन A होती है और एरिया की L2, तो इसका मतलब AL-2, ये इसकी डायमेंशंस होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है, स्टूडेंट जो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये 1/ρ होता है। तो स्टूडेंट्स रो की वैल्यू होती है, हम निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर दोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू NE² टाउ अपॉन m, ये इसकी
इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और यूनिट क्या होगी, इस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ इट्स यूनिट इज पर ओम पर मीटर। और पर ओम को हम बोलते हैं मोह, MHO। तो मोह पर मीटर ये इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम करेंगे, ये हमने कंडक्टिविटी करी है, नेक्स्ट हम करेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है, ऐसे ही रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से नोट करते हैं, G इज इक्वल टू 1/R। और हमें पता है कि R की जो वैल्यू होती है ml/n e² a टाउ। अगर R की वैल्यू ये वाली हम यहां पुट कर दें तो इसका मतलब G कितना आ जाएगा हमारे पास में, n e² a टाउ अपॉन ml। ये फॉर्मूला हमारे पास कंडक्टेंस का आ जाएगा। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ऐसे ही कंडक्टेंस की जो हो जाएगी पर ओम हो जाएगी। इट्स SI यूनिट इज पर ओम और मो, ये इसकी यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम इसमें करेंगे रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, यानी J करंट डेंसिटी, सिग्मा जो होती है उसकी कंडक्टिविटी होती है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इन तीनों में रिलेशन करेंगे। इस रिलेशन को हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह देते हैं स्टूडेंट्स। relation between J, सिग्मा एंड E। J यहाँ पे करंट डेंसिटी है, सिग्मा कंडक्टिविटी और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कह देते हैं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए वी नो दैट, हमने पीछे एक रिलेशन निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, क्या था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, माइनस में I इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वी डी। इस ए को यहां ले आओ तो ये कितना आ जाएगा, I अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस एन ई, और वीडी का फॉर्मूला क्या था, माइनस ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। और आई अपॉन ये आपका जे बन जाएगा, जे इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। ये आपका रिलेशन क्या होता है, इसे हम सिग्मा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जे इज इक्वल टू आ गया जे सिग्मा और ई के बीच में, यानी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट, हाँ तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसमें करेंगे द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। आपको पता है वी नो दैट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी और I अपॉन ए, इस ए को आप इसके नीचे ले आओ यहाँ पे, इज इक्वल टू एन ई वी डी। और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वी डी अपॉन ई। और यहां से हम वी डी का फॉर्मूला निकाल लेंगे म्यू इंटू ई। ये आप वैल्यू जो है वी डी की, इसे आप यहां पुट कर दोगे और I अपॉन ए हमारा J बन जाएगा। तो J इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। और J
J इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई। पीछे हमने रिलेशन निकाला था J इज इक्वल टू सिग्मा ई का, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ई इज इक्वल टू माई एन ई म्यू ई। ये ई से ई कैंसिल कर देंगे और सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में एन ई म्यू। और सिग्मा जो है कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है, इज इक्वल टू एन ई म्यू। और यानी हम किसी मटेरियल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर जो मटेरियल है वो तीन तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। नंबर 1 कंडक्टर्स, नंबर 2 इंसुलेटर्स और नंबर 3 सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और रेजिस्टिविटी लो होती है और उनके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेग्लिजिबली स्मॉल होती है, ना के बराबर होती है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ना के बराबर होते हैं। और तीसरा है हमारा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो लो टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि लो टेम्परेचर पर उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इवन एट रूम टेम्परेचर, उनके अंदर उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्वाइट हाई हो जाती है और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के बेस पे मटेरियल को तीन पार्ट्स में, तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें स्टूडेंट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है स्टूडेंट? मान लो हमारे पास में एक सब्सटेंस है, उसका इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RT1। यानी जब टेम्परेचर T1 था इसका, तो रेजिस्टेंस RT1 है। इसको कहते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। सपोज अब इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज करके T2 कर दिया। लेट इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू T2 and correspondingly its resistance changes to RT2। इंस्टेंट जब टेम्परेचर T1 था तो रेजिस्टेंस RT1 था, टेम्परेचर बढ़ा करके हमने T2 कर दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस RT2 हो गया, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा है या कम हुआ है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि गुड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है, या इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, क्या है। तो हम देखते हैं टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T2 माइनस T1 एंड चेंज इन रेजिस्टेंस। हम यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज ना लेकर के चेंज लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RT2 माइनस RT1। अब देखो इसमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो RT2 माइनस RT1 ये पॉजिटिव आएगा, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा होगा तो RT2 माइनस RT1 ये नेगेटिव में आएगा।
तो ये जो हमारा चेंज इन रेजिस्टेंस है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो इसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था और हमने दूसरा फैक्टर कि इसके टेम्परेचर कितना बढ़ाया। एज RT2 minus RT1 is directly proportional to RT1 और RT2 minus RT1 is directly proportional to T2 minus T1। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो ये कितना हो जाएगा? इट इम्प्लाइज RT2 minus RT1 is directly proportional to RT1 into T2 minus T1। जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है अल्फा, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? RT2 minus RT1 is equal to अल्फा RT1 into T2 minus T1। अब देखो स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है और ये अल्फा, इसमें हमें ध्यान रखना है। इस अल्फा को ही हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहां से हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। अल्फा कितना आ जाएगा हमारे पास में? RT2 minus RT1 divided by RT1 into T2 minus T1। ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। यहां से स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट इंक्रीज इन टेम्परेचर। हेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is equal to change in resistance per unit original resistance per unit increase in temperature। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब यहां से इस फॉर्मूले से ही हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। इट्स यूनिट इज, क्या होगी इसकी यूनिट? ये चेंज इन रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस में जो चेंज होगा वो भी रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी यूनिट क्या होगी? ओम। ये रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस इसकी भी ओम, और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर हम SI में लेंगे तो केल्विन ले लेंगे, ये कट गया तो ये हो जाएगी पर केल्विन, और अगर डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो इसकी पर डिग्री सेल्सियस, तो ये इसकी यूनिट होगी। अब स्टूडेंट्स में कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केसेस फॉर कंडक्टर्स। अगर हमारे पास में गुड कंडक्टर्स हैं तो गुड कंडक्टर्स हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी RT2 जो है वो RT1 से ज्यादा होगा। RT2 इज ग्रेटर देन RT1, इसका मतलब RT2 माइनस RT1 विल बी ग्रेटर देन 0, यानी ये आपका ग्रेटर देन 0 है, तो अल्फा पॉजिटिव होगा। इट इंप्लाइज अल्फा इज पॉजिटिव, यानी जो हमारे गुड कंडक्टर्स होंगे उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और अगर हम देखें फॉर इंसुलेटर्स, ये नंबर 1 है। नंबर 2 फॉर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, उसमें चेंज नहीं होता। RT2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू RT1, इसका मतलब RT2 माइनस RT1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर अल्फा 0 होगा, यानी इंसुलेटर्स में ये 0 होता है। और थर्ड है हमारा फॉर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इंसुलेटर्स का ये हो गया, ये कंडक्टर्स का होगा। सेमीकंडक्टर में RT2 जो है वो लेस देन RT1 होता है, और अगर इसको यहां लाएंगे तो RT2 माइनस RT1 ये लेस देन 0 होगा, यानी ये जो वैल्यू है हमारी, वैल्यू
ये वाली वैल्यू हमारी लेस देन 0 होगी, इसका मतलब अल्फा नेगेटिव आ जाएगा। इट इम्प्लाइज अल्फा इज नेगेटिव।